हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में। भारत में इमरजेंसी का प्रोविज़न क्या है? इमरजेंसी का प्रोविज़न भारत के संविधान के तहत आर्टिकल 352 से लेकर 360 के अंदर इमरजेंसी का प्रोविज़न आता है। आज के डेट में हम न्यूज़ में सुनते होंगे कि नेशनल इमरजेंसी में कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब हम सुनते होंगे। तो इसके वजह से हम आज इमरजेंसी के पूरा तह तक जाएंगे कि एक्चुअली हमारा इमरजेंसी है क्या, इसके द्वारा भारत में क्या हुआ था, क्या हो सकता है, पार्लियामेंट का कानून क्या है, प्रेसिडेंट रूल क्या है, इन सब के बारे में इसके अंदर हम देखेंगे। इमरजेंसी प्रोविजन, जैसे कि मैंने बोला, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 352 से 360 के अंदर आता है। आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविजन आता है। भारत में मेनली 3 टाइप का इमरजेंसी है। पहला, जो कि आर्टिकल 352 हमें प्रोवाइड करता है, जो कि है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आप 1975 के डिबेट को सुनते होंगे। दूसरा, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाता है स्टेट्स में, ये जिसे हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी। जब हमारा आर्टिकल 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाता है तो स्टेट में हमारा प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। और एक होता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सब है। तो जब नेशनल इमरजेंसी को भी हम बहुत श्रेणियों में ये किए हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, इसके क्षेत्र में। तो आज हम देखेंगे पूरा इमरजेंसी के प्रोविजन को। तो जब इमरजेंसी का हम बात करते हैं तो हमारे भारत में सिर्फ 3 बार ही इमरजेंसी आया था। एक था 1962 में, दूसरा था हमारा 1971 में, तीसरा था 1975 में। 1962 में आप जानते होंगे कि इंडिया एंड पाकिस्तान वार के वजह से उस वक्त एक्सटर्नल एग्रेशन था, तो इसके वजह से इमरजेंसी था। एक्सटर्नल एग्रेशन के वजह से इमरजेंसी था। फिर उसके बाद 1971 में भी वही एक्सटर्नल एग्रेशन था, लेकिन इंटरनल इशू के वजह से, इंटरनल डिस्टरबेंस के वजह से हमारे भारत में एक ही बार इमरजेंसी हुआ, जो कि 1975 जून के महीने पे हुआ था। तो ये रहा हमारा 3 इमरजेंसी टोटल हिस्ट्री में। तो भारत में अभी तक 3 इमरजेंसी हुआ है। एक हुआ है 1962, एक हुआ है 1971, तीसरा हुआ है 1975। 1962 एंड 1971 ये एक्सटर्नल एग्रेशन के वजह से हुआ था। इंडिया पाकिस्तान वार आप जानते होंगे, 1971 जो इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान वार हुआ जब बांग्लादेश अलग हो गया था, उसी के वजह से एक था। और था कि हमारा 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस के वजह से ये हुआ था। तो 3 ही बार इमरजेंसी हुआ है। तो एक्चुअली ये जो इमरजेंसी वार्ड है, भारत के संविधान में ये वार्ड मेंशन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मेन कॉपी में इमरजेंसी वार्ड डज नॉट यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इमरजेंसी वार्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है। तो अभी हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट रूल होता है, ये भी एक हमारे इमरजेंसी के तहत, क्योंकि स्टेट में कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो वो भी एक इमरजेंसी है, तो उसके वजह से हमारा प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। तो इस प्रेसिडेंट रूल को हम 2 नाम से भी जानते हैं। एक होता है कि स्टेट इमरजेंसी, दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुरक्षा देने के लिए उस स्टेट में इमरजेंसी कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेट मान नहीं रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के नियम, भारत के नियम कानून को कुछ मान नहीं रहा है, तो उस वक्त पे भी ये इम्पोज किया जा सकता है। ये एक प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के तहत होता है, अंडर आर्टिकल 123 के तहत। तो हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे कि जब पूरा इमरजेंसी के प्रोविजन को देखते हैं तो ये एक्चुअली है क्या। पहले हमारे इमरजेंसी के प्रोविजन में एक चीज था कि कोई भी कंट्री के हेड, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं कि ये कर लो। मतलब कि एक्चुअली इमरजेंसी होता क्या है। इमरजेंसी में ये है प्रावधान, जो कि प्रेसिडेंट कैबिनेट से परमिशन लेके वो इंटरनल डिस्टरबेंस के लिए वो कोई भी स्टेट में या कंट्री में वो अपना, जैसे कि सपोज 1975 जून के महीने में हमारा इमरजेंसी
ये हुआ, लागू हुआ। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट डायरेक्ट इंपोज करते हैं नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के वजह से। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे और हमारे प्रेसिडेंट थे फकीरुद्दीन अली अहमद। तो वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट इंपोज कर देते हैं पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी के लिए। तो इसमें क्या है, तो एक्चुअली प्रेसिडेंट को कैबिनेट से सलाह लेना चाहिए, उसके थ्रू वो नेशनल इमरजेंसी इंपोज करना चाहिए पूरे कंट्री में। तो ये जो नहीं हुआ था, इसके वजह से आज भी डिस्टर्बेंस रहता है। तो उसके बाद जब हमारा नेशनल इमरजेंसी लागू होता है जब हमारा नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो उस वक्त एक्चुअली क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी जब हमारे इंडिया में लागू होता है तब हमारा आर्टिकल 356 के तहत आर्टिकल 19 हमारा टोटल खत्म हो जाता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में हमें मिलता है कि राइट टू लाइफ, ये सब ये जो मिलता है हमारा, ये खत्म हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 21 जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही ये आर्टिकल को इंपोज मतलब कि सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन जब हमारा प्रेसिडेंट रूल, जब हमारा टोटल नेशनल इमरजेंसी लगता है तो उस वक्त हमारा फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 ही सिर्फ सस्पेंड हो जाता है। अगर प्रेसिडेंट अगर ऑर्डर दिए तो 19 और 20, 21 ये भी हमारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ये हो सकता है, कोई स्टेट में या कोई सिंगल टेरिटरी में, इसके तहत ये हमारा सस्पेंड हो सकता है फंडामेंटल राइट। अगर उस वक्त पे हमारे फंडामेंटल राइट्स पे हनन हो रहा है तो हम जाके कोर्ट पे ये भी नहीं कर सकते। तो हमारा नेशनल इमरजेंसी के वक्त पे एक जुडिशियरी जो पावर, जुडिशियरी के ऊपर जो ये रहता है कि हम जाके अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो हम जाके केस करेंगे, ये करेंगे। लेकिन उस वक्त पे ये कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उस वक्त पे इमरजेंसी था। तो ये केस के लिए इमरजेंसी इंपोज कैसे होता है आज के डेट में। पहले जो हमारे 44th अमेंडमेंट से पहले, जब 44th अमेंडमेंट 1978 आया, उससे पहले इमरजेंसी का प्रोविजन सिर्फ यही था कि ओनली मेजॉरिटी ऑफ द हाउस के पास ही वो अगर चाहें तो बिल पास कर सकते हैं, बोथ हाउसेस। जैसे कि लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, मेजॉरिटी है तो इमरजेंसी का प्रोविजन लग सकता है। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत जब मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त पे ये किया गया कि भारत में इमरजेंसी उसी के तहत लागू हो सकता है अगर जिस स्पेशल मेजॉरिटी के तहत, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब कि 2/3 मेजॉरिटी, प्रेजेंट मेंबर ऑफ द हाउस एंड बोथ हाउसेस, मतलब कि स्पेशल मेजॉरिटी होने के बाद ही ये लागू हो सकता है। तो 44th अमेंडमेंट से पहले ये होता था कि हमारा जो पार्लियामेंट का ये है कि मेनली अगर हम इमरजेंसी प्रोविजन को देखें तो 44th अमेंडमेंट 1978 इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो अगर हम देखते हैं कि 44th अमेंडमेंट 1978 में ये बोला गया कि जुडिशियरी भी जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर सब कुछ आएंगे, जैसे कि जुडिशियरी भी इसके अंदर आएगा। ये 44th अमेंडमेंट में हमारा ये बात भी बोला गया। तो इसमें क्या किया जाता है कि जब नेशनल इमरजेंसी का बात आता है तो हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि जब ये बात चल रहा था तो हमारा 3 चीज होता है कि नेशनल इमरजेंसी के बाद। पहला होता है कि हमारा इफेक्ट ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप जो है वो खराब होता है। दूसरा है कि लोकसभा और विधानसभा की जो कि लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो जिन्हें कि हम चुन के भेजते हैं, पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो स्टेट के, जो जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, उनका विश्वसनीयता थोड़ा कम जाता है। थर्ड चीज है कि इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल 51A के तहत दिया गया है, ये हमारा बहुत तह तक इफेक्ट करता है। कोई भी स्टेट में अगर हम प्रेसिडेंट रूल लागू कर रहे हैं तो मेनली उसी स्टेट का हमारे पास टोटल पावर आ जाता है। ये हमारे लोकसभा के बोथ हाउसेस में एक स्पेशल मेजॉरिटी के तहत हम
एक लागू कर सकते हैं कि किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल आप जैसे कि सुनते हैं, प्रेसिडेंट रूल जब लागू होता है वहां का जो 3 बॉडी होता है, जैसे कि हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और तीसरा बॉडी फाइनेंशियल मैटर में, तो ये 3 बॉडी को एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज्यादातर पावर चला जाता है। और एग्जीक्यूटिव के पास जब पावर चला जाता है तो ज्यादातर एग्जीक्यूटिव भी इसको कंट्रोल करते हैं गवर्नर के नेतृत्व में। तो उसको अगर हम और थोड़ा आगे देखेंगे, कोई भी स्टेट में जब रूल बनता है तो वो लेजिस्लेटिव थ्रू के बनता था, लेकिन प्रेसिडेंट रूल इंपोज होने के बाद ये क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल जब इंपोज होता है कोई भी स्टेट में, पार्लियामेंट अपने तहत वो जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमारे भारत में 3 टाइप का सब्जेक्ट्स है, एक तो है यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, एक तो है स्टेट लिस्ट, एक तो है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन लॉ बना सकता है, मतलब कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जो स्टेट ही लॉ बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में बोथ मिलके वो लॉ बना सकते हैं। जो स्टेट लिस्ट, जो स्टेट के पास जो पावर होता है, क्योंकि अभी तो लेजिस्लेटिव है नहीं, प्रेसिडेंट रूल इंपोज है, तो उस वक्त पार्लियामेंट चाहे तो अपना रूल बना सकता है स्टेट लिस्ट में, और इसके साथ ये भी कर सकता है कि वो कोई भी लॉ हो उसी चीज को वो पार्लियामेंट के तहत वो 6 महीना तक वहां पे शासन कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट को और फील होता है कि और 6 महीना भी एक्सटेंड हो सकता है, ये पार्लियामेंट के तहत ये हो सकता है, पार्लियामेंट से विचार परामर्श और जो उसके बाद है कि मेजोरिटी के तहत, स्पेशल मेजोरिटी के तहत ये 6 महीना और भी प्रेसिडेंट चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। और स्टेट लिस्ट में जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास चला जाएगा और पार्लियामेंट रूल बना सकेगा स्टेट लिस्ट के तहत। और पार्लियामेंट के पास ये भी जितना भी स्टेट लिस्ट का, जैसे पुलिस हो ये सब कुछ पावर चला जाएगा, और एग्जीक्यूटिव उस वक्त पे ज्यादा पावरफुल फील करने लगेगा अपने आप को। ये था। फिर उसके बाद अगर हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि ये हमारा रहा कि प्रेसिडेंट रूल के ऊपर। तो जब हमारा 44th अमेंडमेंट के तहत हमारे जो आज के डेट में हम अपना फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स को हमारा सेफगार्ड उस वक्त पे जब नेशनल इमरजेंसी के वक्त आर्टिकल 19 ही सस्पेंड होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 21 भी सस्पेंड हो सकता है। और हम देखते हैं कि ये जो इमरजेंसी था, तो नेशनल इमरजेंसी के वक्त पे सिर्फ हमारा 3 चीज खत्म हो जाता है। हमारे नेशनल इमरजेंसी के वक्त पे जो कि 3 स्टेज होता है, जैसे कि मैंने बोला कि पार्लियामेंट बिकम एम्पावर्ड, मतलब कि पार्लियामेंट खुद को एम्पावर्ड कर देता है। एक स्टेट लिस्ट में एनी सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट में जो लॉ बनाना होगा, कोई कानून होगा, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा, कुछ भी होगा, पार्लियामेंट अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग फील कर लेता है। इसमें ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये होता है, जो कि प्रेसिडेंट रूल इंपोज करता है कोई भी स्टेट में कोई इंटरनल डिस्प्यूट के वजह से, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी के फेलियर की वजह से वो स्टेट नियम नहीं मान रहा है वजह से, इसके वजह से हमारे पार्लियामेंट के तहत कुछ होता है जो कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस के तहत ये कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 123 में हमारा दिया गया है। तो इस चीज को अगर हम देखेंगे, प्रेसिडेंट रूल हमारा आता है आर्टिकल 356 के तहत, जो कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी होने के वजह से हम कोई भी स्टेट में लागू कर सकते हैं। और यूनियन टेरिटरी में हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल लागू होता है, गवर्नर रूल लागू होता है। एक्चुअली गवर्नर रूल हम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ही ज्यादातर यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही, हमारे भारत में यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और जो स्टेट है उन स्टेट में टोटली हमारे गवर्नर ही होते हैं। तो अगर देखेंगे प्रेसिडेंट रूल हमारे भारत में पहले कौन से स्टेट में लगा था, ये था पहले 1951 में पंजाब में प्रेसिडेंट रूल इंपोज हुआ था। फिर उसके बाद जब हम आते हैं, देखते हैं कि 1977 में जब हमारे मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं, उस वक्त वो क्या करते हैं, ये ज्यादातर देखिएगा प्रेसिडेंट रूल कंट्रोवर्सी में रहता है। जो सेंटर में पावर में रहा वो बोलता है कि मैं इसी स्टेट में जाकर ये प्रेसिडेंट रूल लगा दूंगा, ये स्टेट अगर मेरा नहीं है तो इसके ऊपर मैं लगा दूंगा। क्या हुआ था कि ये सिलसिला शुरू हो गया था हमारा 1977 के वक्त से। जब इमरजेंसी खत्म हुआ तब 1977 में जनरल इलेक्शन होता है। उस जनरल इलेक्शन में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। उस वक्त वो क्या करते हैं, कांग्रेस के 9 स्टेट को, मोरारजी देसाई कांग्रेस के 9 स्टेट को
9 स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देते हैं। उसके बाद जब फिर 1980 में फिर जनरल इलेक्शन होता है, लोकसभा का चुनाव, फिर कांग्रेस वापस आता है और फिर इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो बीजेपी शासित जगह है, जो 9 स्टेट है और अदर स्टेट है जो कि नॉन कांग्रेस स्टेट है, उनमें जो बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। ये ज्यादातर ये इसलिए कंट्रोवर्सी रहता है कि प्रेसिडेंट रूल ज्यादातर जो सेंटर में पावर में आ जाता है उसके पास ये आ जाता है, ये ऐसे ही बोलते हैं। अगर देखा जाए फिर उसके बाद जब 1992 में बीजेपी रूल स्टेट के ऊपर कांग्रेस, उस वक्त पे पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जो कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में 3 जगह पे जो बीजेपी रूल्स थे वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिए थे। लेकिन उस वक्त पे एक फेमस केस भी हुआ था, जिसके वजह से आज इमरजेंसी प्रोविजन में थोड़ा हम सुधार देखने के लिए मिलते हैं। जो केस था बम्बई केस 1994, जो कि रिलीजियस मैटर के ऊपर भी था। तो रिलीजियस प्लेस को भी ये जो जब ये लागू होता है कि हमारा प्रेसिडेंट रूल जो रिलीजियस प्लेस को जाने के लिए मना कर दिया गया था, तो उस वक्त पे एसआर बोमई केस में हुआ था। इसके बाद हम एसआर बोमई केस इज द मेन एग्जांपल फॉर, जो कि 1994 में हुआ था। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है एसआर बोमई केस से। तो एसआर बोमई केस वैसे ही जब हमारा उसके बाद आया कि हमारा सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट आया, जो कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन के ऊपर यहाँ पे बात किया गया। और बोमई केस मेन एग्जांपल ऑफ द आर्टिकल 356 के ऊपर जो था कि प्रायर और इम्प्रायर के ऊपर बोला गया था कि स्टेट में प्रायर क्या है, इम्प्रायर क्या है, इसके ऊपर पूरा कंट्री के लेवल में बोला गया था। लेकिन 38 अमेंडमेंट जो 1975 में ये हुआ था कि अगर हम कोर्ट कुछ भी करते, अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट्स हनन होता है तो हम कोर्ट में जाके अपने बारे में, जो कि कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन प्रेसिडेंट रूल के तहत जो था 38 अमेंडमेंट में कि कोई कोर्ट में जाकर हम चैलेंज नहीं कर सकते इसके ऊपर। लेकिन जो 44th अमेंडमेंट आया, प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, ये बोला गया, जो कि उससे पहले नहीं था। उससे पहले प्रेसिडेंट जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता था। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में ये बोला गया कि प्रेसिडेंट इज नॉट द बियॉन्ड ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के प्रेसिडेंट भी बाहर नहीं है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर सभी हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो, प्रेसिडेंट भी हो, जो कि 44th अमेंडमेंट के तहत बोला गया। फिर उसके बाद आता है कि हमारा ये सब केसेस देख लेते हैं। फिर अभी देखेंगे कि जब हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जैसे कि मैं बोल रहा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी एक्चुअली होता क्या है कि हमारे देश में फाइनेंस का प्रॉब्लम, कंट्री में फाइनेंस का प्रॉब्लम भी होता है, स्टेट में फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है। फाइनेंस रिलेटेड इशू के लिए हमारा एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी, जो कि आर्टिकल 360 के तहत ये डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 360 के तहत डिस्क्राइब क्यों किया गया है कि आर्टिकल 360 के तहत इसलिए डिस्क्राइब किया गया है कि हम, आप जानते होंगे 1991 में हमारे भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता था। लेकिन बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बाद भी अभी तक भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत आता है। तो अगर हम आर्टिकल 360 को देखेंगे तो आर्टिकल 360 हम लाए कहां से है। एक बार यूएसए में 1929 में क्या हुआ था कि आप सुने भी होंगे, उसके वजह से 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि हमारा ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है यूएसए में। जबकि ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 में, तब यूएसए गवर्नमेंट क्या किया था कि 1933 में एक आर्टिकल लाया था। उस आर्टिकल का नाम था नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ द यूएस, जो कि 1933 में हुआ था। जो कि 1933 में ये बिल पास होता है, नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ द यूएस पास्ड इन 1933, जो कि इसके वजह से जो हमारा जो ग्रेट डिप्रेशन था उसको रिकवर करने के लिए ये एक लाया गया था। उसी के तहत हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन आया आर्टिकल 360, जो कि अभी तक हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा नहीं है। लेकिन 1991 में लग सकता था, लेकिन अभी तक भारत में लगा नहीं है। अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा भारत में कौन से स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो वो है हमारे मणिपुर, जो कि 10 बार प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो चुका है मणिपुर में। और अभी तक कौन से स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा नहीं है, वो है कि एक ही स्टेट
छत्तीसगढ़। मणिपुर में 10 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। वैसे ही अगर हम देखेंगे यूपी में 9 बार लग चुका है। फिर उसके बाद देखते हैं कि बिहार और पंजाब में 8 बार लग चुका है, और ओडिशा और कर्नाटका में देखें तो 6 बार करीब लग चुका है। ये है टोटली हमारा प्रेसिडेंट रूल का। और एक ही स्टेट है जो कि छत्तीसगढ़, उसमें अभी तक प्रेसिडेंट रूल लगा नहीं है। ये हम देख लिए पूरा इमरजेंसी प्रोविजन ये। लेकिन उसके बाद और एक चीज मैं ऐड करूंगा, जब हम आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 के बारे में बात करते हैं, 358, 359 भी मेनली ज्यादातर हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही बोला गया है। इस चीज को हम पूरा जब संविधान के बारे में समझेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझेंगे, ये हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ये आज का टोटल इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में लेक्चर था। थैंक यू।